गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 14 किया था और पार्ट 14 पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो फोर्स से रिलेटेड थे और आपके डाइपोल से रिलेटेड थे, यानी कि वैद्युत ध्रुव। आज हमारी जो 15 पार्ट है, 15 पार्ट में आपका सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट है वो 2 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, एक देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक देखेंगे गॉस थ्योरम। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, वैद्युत फ्लक्स की बात करूं, तो इसमें हमारे पास क्या रहता है देखेंगे हम। यहाँ पर बोला गया है इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। अगर हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो आपके पास फ्लक्स होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में जितने भी आपकी क्या होंगी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास होंगी, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी, उनके नंबर्स के बराबर होगा। अगर मैं इस पे देखूँ तो इस पे देखेंगे हम, काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो कितनी लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं? 3 लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका मतलब इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। क्लियर है? ठीक, तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसके परपेंडिकुलर में आपकी कितनी भी लाइंस ड्रॉ होंगी। जैसे मैंने एक ये सरफेस ले लिया, अगर मैं कह रही हूँ कि ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 5 हो गई। ये बाय डेफिनेशन है। अभी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे इसकी, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन इसकी यही है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर में जितनी भी फोर्स लाइंस आपकी पास होती हैं उनके टोटल नंबर्स को या उनके नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन राइट की है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या होगी, माप होगी। क्लियर है? बट अगर हम देखें मैथमेटिकल इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेफिनेशन तो सिंपली हमारी क्या हो रही है, बाय थ्योरेटिकल आपकी अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर हमारे किसी न्यूमेरिकल में फ्लक्स निकालने के लिए आ जाए, फाइंड करने के लिए आ जाए, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स के लिए कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे हम इसकी जो न्यूमेरिकल्स या हमारे पास न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ लगती है उसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर मैंने नोट में 3 पॉइंट्स आपके राइट किए हैं। ये 3 पॉइंट्स आप देखेंगे। पहला पॉइंट आपसे कहा गया है कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि जितना भी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाओगे उतना ही ज़्यादा उसका फ्लक्स क्या होगा, क्रिएट होगा, यानी कि आपका बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के है डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किस किस पे, आपकी मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों पर ये क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। कौन? फ्लक्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उस समय आप ये 3 पॉइंट्स भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आपसे कहा गया है कि जो फ्लक्स होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक ये आपका सरफेस ले लिया है, ठीक है, एक ये सरफेस है, एक मैंने इसके कंपैरिजन में एक ये सरफेस आपका ड्रॉ कर दिया। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे ये होगा कि जो इसका फ्लक्स होगा, ठीक है, इसको अगर मैं फिगर 1 बोलूँ, इसको फिगर 2 बोलूँ, तो जो फिगर 1 का फ्लक्स होगा वो लेस देन होगा फिगर 2 की। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों के एरियाज़ को कंपेयर करूँ तो ये आपका क्या है, इसकी कंपैरिजन में क्या है, इसका एरिया कम है, छोटा है, तो इसका मतलब फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले फिगर का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। क्लियर?
एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो फ्लक्स होगा वो एंगल के भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एंगल का मतलब है कि जो आपका एरियल वेक्टर है, एरियल वेक्टर किस एंगल पे आपका बन रहा है, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के बीच का क्या एंगल है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चलते हैं। याद रखना, ये जो कॉस थीटा होता है वो उन दोनों के बीच में बनता है आपका ई एंड आपका उसका जो एरियल वेक्टर होगा या एरिया होगा। क्लियर है? तो फिर यहाँ पर हमने इन तीनों को जब कंबाइन किया, तो तीनों को कंबाइन करने के बाद हमें एक एक्सपेंशन मिल गया। यहाँ पर हमारे पास देखो, ये आपका आएगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डी ए कॉस थीटा। एरियल वेक्टर लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट पार्ट लेते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के, और जिसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए मैंने यहाँ पर डिनोट नहीं किया है उसे। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल अगर इस टाइप का आता है, न्यूमेरिकली अगर फ्लक्स निकालने के लिए आता है, तब तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर सिर्फ डेफिनेशन आती है तो आप बोल देंगे कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कह देते हैं, उसका फ्लक्स कह देते हैं। बट न्यूमेरिकल में ये डेफिनेशन आपकी अप्लाई नहीं होती है, उसके लिए आपको ये एक्सपेंशन याद रखना होगा। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि जो कॉस होता है वो किसको दिखाता है, आपका स्केलर क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो साइन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो कॉस के लिए जो आता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस को डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही कहा है, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लेंगे तो हमारे पास जो कॉस था वो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिनोट क्या कर दिया है, देखेंगे यहाँ पर ई डी ए, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया, डॉट। यानी कि आपके पास आपको न्यूमेरिकल में ई और डी ए गिवन होगा, और उन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस सरफेस के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए फ्लक्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं समराइज करूँ तो जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मतलब ई के इलेक्ट्रिक फील्ड की, या हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और तीसरा हो जाएगा ई और डी के बीच में जो एंगल बनता है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो कभी भी फ्लक्स निकालने के लिए आएगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका क्लियर हो पाए इसलिए मैंने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आपके लिए यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5I + 10J न्यूटन पर कूलम अ सरफेस ऑफ एरिया 0.4J। याद रखना, ये आपके डायरेक्शंस गिवन भी है यहाँ पर। ठीक है, इस प्लेस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस सरफेस। तो सरफेस से कितना इमर्ज होगा यानी कि निर्गत होगा फ्लक्स, कि ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ लेते हैं। तो आपको बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 5I + 10J। तो 5I + 10J ई दे रखा है, और देन डी ए की वैल्यू जो आपको गिवन है क्या है, 0.4J। क्या है, 0.4J। ठीक, तो आपसे फ्लक्स पूछा है तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है ई डी ए कॉस थीटा। बट यहाँ पर तो हमें कॉस के लिए कोई भी वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपके पास है 5I + 10J, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0.4J। ठीक है, फिर आपने स्केलर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में। वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जो आई डॉट आई होता है, आई और आई सेम वाले 1 होते हैं, और अगर हम इनका किसी अदर वेक्टर के साथ प्रोडक्ट निकालें तो वो ऑलवेज क्या होता है, 0। तो अगर मैं 5I की 0.4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 4 = 20 तो आएगा, बट आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0।
तो यहाँ पर हम सिंपली कह देते हैं कि जो सेम वाले होंगे उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अदर वाले तो ज़ीरो हो जाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 10J है, यहाँ 0.4J है, तो J और J डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 10J के 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 जा 40, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और J डॉट J क्या हो जाएगा 1, बट यहाँ पर 0.4 है इसलिए हम पॉइंट को प्लेस करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इसकी यूनिट को भी देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट लगाना भी कंपलसरी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसकी यूनिट भी निकाल देती हूँ। अगर हम प्लस की यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, ई हमने पढ़ा है क्या होता है आपका, ई होता है F/Q, यानी कि इसकी यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये प्लस को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि गॉस थ्योरम को डिफाइन करेंगे कि गॉस थ्योरम किस तरीके से फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।